हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज एक शॉर्ट टॉपिक टिटनस, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। हमने इससे पहले रेबीज है, आपके मलेरिया है, आपके पीएससी सीएससी है, आपके हेल्थ कमिटी है, वॉर्म इन्फेस्टेशंस है, आपके बहुत सारे टॉपिक्स का शॉर्ट फॉर्म में डाला है। याद रखिएगा, ये शॉर्ट जो वन शॉट लिखा रहता है ना, ये उन बच्चों के लिए या उन सभी बच्चों के लिए बेनिफिट है जो सिर्फ और सिर्फ, देखो कभी कभार क्या होता है, किसी बच्चे को सिर्फ टिटनस, मान लीजिए किसी बच्चे को सिर्फ टिटनस में दिक्कत है, ठीक है, बाकी का सब कुछ आता है लेकिन सिर्फ टिटनस बढ़ा दो। हाँ, अब उस टिटनस के चक्कर में उसको पूरा देखना पड़ता है, ठीक है, 2 घंटे की क्लास देखनी पड़ती है, उसके बीच में टिटनस आता है तो काट काट के देखता है। तो उस परेशानी को आपको दूर करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में मैं आप सभी बच्चों के लिए कुछ कभी कभी वीडियोस लेके आता हूं आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे आप लोगों के आने वाली एग्जाम के लिए। तो टिटनस के बारे में अब वही फुल थ्योरी डिटेल से हम लोग जानेंगे भाई, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं यहां पे टिटनस की, हम बात करेंगे यहां पे टिटनस की कि टिटनस क्या होता है सर। तो आप सभी बच्चे जानते हैं बैक्टीरियल डिजीज होती है जी, कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्या होती है? बैक्टीरियल डिजीज होती है बेटा ये। तो हम यही लिखेंगे, इट इज बैक्टीरियल डिजीज। इट इज बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से कॉज हो रहा है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से कॉज होता है, याद रखना। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से कॉज होता है ये आपके टिटनस, ठीक है। ये जो क्लोस्ट्रीडियम जो टिटेनी होता है, ये ड्रम लाइक अपीयरेंस होता है बेटा। क्या होता है? ड्रम स्टिक अपीयरेंस होता है, ठीक है। ड्रम स्टिक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो कौन देखने को मिलेगा? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी देखने को मिलेगा। ये जो बैक्टीरिया, देखो आप सभी बच्चों को पता है, मैं बता देना चाहता हूं, टिटनस के अंतर्गत बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलता है, ये सभी जानते हैं। इसका रीजन क्या है, क्यों देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा, जो टिटनस होता है, इसका जो बैक्टीरिया होता है ना क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज करता है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, ये एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज करती है और उस एक्सोटॉक्सिन्स को हम टिटेनोस्पासिन कहते हैं। क्या कहते हैं? टिटेनोस्पासिन कहते हैं। और जो टिटेनोस्पासिन होता है, जो टॉक्सिन है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। याद रखिएगा मेरी बात, मैं क्या कहा है मैंने आप लोगों से, देखो समझो, मैंने कहा है, आराम से देखना धीरे धीरे, ठीक है। दिस बैक्टीरिया रिलीज एक्सोटॉक्सिन, ये बैक्टीरिया रिलीज करता है एक्सोटॉक्सिन्स फ्रॉम सेल वॉल। कहां से कर रहा है? सेल वॉल से कर रहा है। और याद रखिएगा, उसे हमने क्या कहा? दैट इज कॉल्ड, उसे हमने क्या कह दिया? टिटेनोस्पासिन कह दिया। क्या कह दिया? टिटेनोस्पासिन कह दिया। टिटेनोस्पासिन कह दिया। और ये जो टिटेनोस्पासिन होता है भाई, ये क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम कौन करेगा? टिटेनोस्पासिन। सवाल आता है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। बोले सर टिटनस में कौन सी एक ऐसी स्ट्रक्चर या कौन सा एक सबस्टांसेस होता है जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? बोले टिटेनोस्पासिन होता है। कौन सा होता है? टिटेनोस्पासिन, दैट इज आपके कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करेगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप सभी बच्चों को मैं पहले बता चुका हूं, टिटनस होता है वो सेकंड मोस्ट लीथल टॉक्सिड होता है। फर्स्ट लीथल कौन सा होता है? बोले सर क्लोस्ट्रीडियम बूटोलिनम होता है, हाँ या ना, जिसको हम बूटोलिज्म का वैक्सीन देते हैं ना, ठीक है। तो इसके बारे में हम ये भी लिख सकते हैं कि ये सेकंड मोस्ट लीथल वैक्सीन होता है बेटा। क्या होता है? सेकंड मोस्ट लीथल वैक्सीन। कौन होता है आपके सेकंड मोस्ट लीथल वैक्सीन? तो ये होता है आपके टिटनस। इसी के साथ लिख लेना मोस्ट लीथल या फर्स्ट लीथल कौन सा होता है? लीथल का मतलब होता है बेटा घातक। लीथल का मतलब क्या होता है? घातक, डेंजर। कौन सा होता है? क्लोस्ट्रीडियम बूटोलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बूटोलिनम होता है भाई,
ठीक है जी, ये याद रखिएगा। इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है टिटनस का? देखो इनक्यूबेशन पीरियड से एक बात याद रखिएगा, ये जो टिटनस होता है ये हमारी मोटार जो प्लेट होती है इसको ब्लॉक करता है भाई। क्या करता है? हमारी मोटार प्लेट को ब्लॉक करता है। तो हम यही लिख सकते हैं, इट ब्लॉक मोटार प्लेट। ये हमारी मोटार प्लेट को क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है। जो मोटार प्लेट होती है, ठीक है, उसको ब्लॉक करने का काम करता है। इनक्यूबेशन पीरियड की अगर मैं बात बताऊं, यहां पे इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है तो आप सभी बच्चे जानते हैं भाई, ठीक है। हाँ, एक बात तो सभी बच्चे के माइंड में कंफर्म है कि इनक्यूबेशन पीरियड कितना होगा। बोले सर इनक्यूबेशन पीरियड 6 से 10 दिन का होता है। कितना होता है? 6 से 10 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब बात करेंगे, बोले सर चलो ठीक है, ये बेसिक बात आपने बता दिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो हमारे माइंड में एक ही चीज चलती है कि कोई अगर जंग लगे हुए लोहे से हमारे लग गई, मतलब हमारे टिटनेस हो गया, तो टीटी का टीका लगवाते हैं। बताओ गलत कह रहा हूं क्या? लगवाते हैं ना। कोई कभी मान लीजिए आप रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, बाइक गिर गई, फिसल गई, आपके लग गई चोट, तो सबसे पहले टीटी का टीका लगता है। रीजन क्या है, क्यों लगता है? याद रखना, या तो डायरेक्ट पेनिट्रेट हो गया, या फिर अगर आप लोगों ने सोचा भी होगा, बोले सर रोड साइड एक्सीडेंट हुआ था, कोई लोहा नहीं था वहां पे, बस मैं यहां से छिल गया पूरा का पूरा, है स्किन हट गई मेरी, रगड़क लग गई सड़क के, उसमें भी टीटी का टीका लगाया, क्योंकि टीटी है वो कंटामिनेटेड सोयल, यानी बहुत हम कह सकते हैं मिट्टी जो होती है, कंटामिनेटेड मिट्टी, उससे भी फैलता है। और तीसरे नंबर पे आता है कॉन्टेक्ट विथ नॉन इंटेक्ट स्किन। अगर मान लीजिए आपके यहां पे स्किन नहीं है, घाव है, और मान लीजिए एनवायरमेंट में कोई टीटी का टीका है, मतलब वो टीटी का वायरस डोल रहा है भाई, ठीक है, हाँ टिटनस का वायरस घूम रहा है, तो मतलब आपके टिटनस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए घाव पे पट्टी की जाती है भाई, बैंडेज कर किया जाता है। समझ गए सारे? तो याद रखना। तो यहां पे अगर मैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसके यहां पे लिखूं तो देखना भाई, मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहां पे लिखे हम, तो सबसे पहले तो लिखूंगा डायरेक्ट पेनिट्रेट होगा। दूसरे नंबर पे हम यहां पे लिखेंगे, बात याद रखिएगा, कंटामिनेटेड सोइल। और तीसरे नंबर पे आपके आता है भाई कॉन्टेक्ट विथ नॉन इंटेक्ट स्किन। कॉन्टैक्ट विद नॉन इंटेक्ट स्किन। इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है सारी की सारी, याद रखिएगा, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया नोट्स बना सकते हैं आप। उसके बाद आता है सर टिटनस के टाइप भी आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं भाई, है हाँ, बोले सर टिटनस के टाइप भी आते हैं क्या? तो बिल्कुल आते हैं। इनके टाइप देख लेते हैं भाई टिटनस के, ठीक है। टिटनस के टाइप दिखाऊं मैं आपको। सबसे पहला जो टाइप होता है टिटनस का, वो होता है ट्रोमेटिक, किसी ना किसी ट्रोमा की वजह से, कोई एक्सीडेंट की वजह से, ऐसे भी हो सकता है ना भाई, ठीक है। तो सबसे पहला तो होता है आपके ट्रोमेटिक। ट्रोमेटिक क्या होता है? ये मोस्ट कॉमन होगा, मोस्ट कॉमन चांस यही होता है कि किसी ना किसी ट्रोमा से अगर आपको क्या हो जाए, टिटनस हो जाए, ठीक है। दूसरा होता है ऑटोजेनिक। दूसरा कौन सा होगा? ऑटोजेनिक होगा। ऑटोजेनिक किसके थ्रू होगा? ईयर के थ्रू होगा। अरे भाई कान के थ्रू ही होगा ना ऑटोजेनिक, है, कान के जरिए भी आपके टिटनस हो सकता है। तीसरे नंबर पे आता है परप्यूरियल या प्यूपेरियल कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं? प्यूपेरियल। और चौथा आता है नियोनेट्रम। चौथा कौन सा आता है? नियोनेट्रम। याद रखना, परप्यूरियल और नियोनेट्रम को हम इरेडिकेट कर चुके हैं इंडिया से बाहर निकाल दिया इसको। बोथ आर इरेडिकेशन फ्रॉम इंडिया से इसको बाहर निकाल चुके हैं हम लोग, ठीक है। परप्यूरियल और नियोनेट्रम दोनों को इंडिया से बाहर निकाल चुके हैं हम लोग, ठीक है, याद रखना। अब जो टिटनस नियोनेट्रम होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो सर इसको हम याद रखिएगा 8th डे डिजीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 8th डे डिजीज के नाम से। तो ये लिख सकते हैं हम लोग कि टिटनस नियोनेट्रम इज आल्सो नोन एज टिटनस नियोनेट्रम इज आल्सो नोन एज 8th डे डिजीज।
क्लियर? ये याद रखना, सवाल बनता है भाई, पूछा हुआ सवाल है टिटनस नियोनेट्रम से रिलेटेड। बोले 8th डे डिजीज किसे कहते हैं, मतलब हम किसे कहेंगे, टिटनस नियोनेट्रम को कहेंगे। समझ गए सारे? याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जामिनर पूछता है भाई है। अब आप सभी बच्चों को बताऊं तो मैं टिटनस नियोनेट्रम को इरेडिकेट कर दिया हमने, कैसे, कौन सी एक ऐसी चीज अपनाई जिससे टिटनस नियोनेट्रम इरेडिकेट हो गया? तो यहां पे हम वही लिखेंगे, टिटनस नियोनेट्रम इरेडिकेशन ड्यू टू। कैसे इरेडिकेट हुआ टिटनस नियोनेट्रम भाई है? तो याद रखना दो चीजें आती है इसके अंतर्गत, 5 क्लीन आता है जो 5C होते हैं, जानते हो आप सभी, और एक 7C क्लीन आता है जो 7C होते हैं। ये 7 में 5 तो यही होंगे, 2 अलग जुड़ते हैं। यहां पे अगर अब देखो, यहां पे 5C हो गए। अब हम बात करें 5C कौन कौन से होते हैं, अब एक एक बात करते हैं। सबसे पहले क्लीन हैंड, उसके बाद क्लीन सरफेस, उसके बाद क्लीन हैंड सरफेस कोड, क्लीन कोड, उसके बाद क्लीन ब्लेड या सीजर, भाई क्लीन ब्लेड बोल दो या सीजर बोल दो। उसके बाद क्लीन क्लैंप, क्लीन क्लैंप, 5 तो ये हो गए। अब 7C के अंदर 5 तो यही थे, कोई 2 एक और ऐड किए गए थे। उसके अंतर्गत कौन सा ऐड किया गया था, क्लीन वाटर, पानी भी क्लीन होना चाहिए, और क्लीन टॉवल, टॉवल भी क्लीन ही होना चाहिए। ये इसके अंतर्गत 2 एक्स्ट्रा ऐड किए गए थे। 5C अगर आपसे पूछे तो 5C बता देना, 7C पूछे तो 5 तो ये रहे और 2 ये रहे, 7 हो गए टोटल। ठीक है, इस प्रकार से हमने नियोनेट्रम को क्या कर दिया, इरेडिकेट कर दिया, बाहर निकाल दिया भाई। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है भाई, एग्जामिनर पूछता है। उसके बाद इसके साइन सिम्टम्स आते हैं सर, है क्या पूछे जाते हैं, साइन सिम्टम्स पूछे जाते हैं टिटनस के। और साइन सिम्टम्स में एक जो साइन सिम्टम्स है, एक सिम्टम्स है, वो आपको हमेशा याद रखना है कि टिटनस के अंतर्गत क्या होता है सर। ठीक है, तो याद रखना टिटनस के अंतर्गत अगर अर्ली साइन पूछे सबसे पहले क्या होता है, तो ट्रिस्मस होता है, TRISMUS, ट्रिस्मस। ट्रिस्मस का मतलब होता है जो ये जॉ होती है ना हमारी, ये लॉक हो जाती है, अगर खुले मतलब ये लॉक हो जाती है। ठीक है, ये ना तो यू हो रही है ना यू हो रही है, बिल्कुल लॉक हो जाएगी ऐसे कैसे। ठीक है, तो ट्रिस्मस कहते हैं इसको, लॉक जॉ। ठीक है, तो ये अर्ली साइन के रूप में काम आ रहा है। तो अर्ली साइन में हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रिस्मस, ट्रिस्मस देखने को मिलेगा। ट्रिस्मस के अंतर्गत क्या हो जाता है, लॉक जॉ, जो आपकी जॉ है वो लॉक हो जाती है, ये याद रखना। इसके अलावा फिर कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स, आप सभी बच्चे जानते हैं कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है, ये भी बता दिया, टिटेनोस्पासिन की वजह से हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, साथ ही मसल्स रप्चर भी हो जाती है, टीयर फट जाती है। इसके बाद याद रखिएगा आप, हम कहते हैं जॉइंट जो हमारे होते हैं ना, ये जॉइंट है वो डिसलोकेट हो जाते हैं, इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन आता है। जॉइंट डिसलोकेशन हो जाता है भाई, जॉइंट डिसलोकेट हो जाएंगे। इसके अलावा इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ यूरिन, उसको पता ही नहीं लगेगा कि यूरिन कर दिया उसने कपड़ों में, है हाँ, पोटी भी कर देता है, फीकल भी मटेरियल भी कर देता है। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ यूरिन, इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ फीकल मटेरियल, इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ फीकल मटेरियल। एक जो चीजें इसके अंतर्गत जो मोस्ट ऑफ देम देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है टिटेनी। टिटेनी का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना टिटनस में टिटेनी देखने को मिल रहा है, टिटनेंसी कह लो या टिटनी कह लो, टिटनेंसी कह लो। टिटनेंसी कह लो। ठीक है, इसका मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रुप ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रुप ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन।
मतलब हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं, हाथ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, पैर की हो जाए, एब्डोमेन इनके हो जाए, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसी ऐसी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जो जानलेवा हो सकती है। मान लीजिए डायफ्रामेटिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अरे डायफ्राम ही सिकुड़ गए, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, रिलैक्ट ही नहीं हो रहा है, तो फिर तो डेथ होनी होनी है भाई, हाँ या ना, ठीक है। तो इसके अंतर्गत मान लीजिए डायफ्रामेटिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और डायफ्रामेटिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसके बाद डेथ देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? डेथ देखने को मिल जाती है पर्सन की। ये पूरे के पूरे साइन सिम्टम्स आपको किसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं? टिटनस वाले मरीज में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये याद रहे आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की, कि इसके अंतर्गत कौन सा डायग्नोसिस आपको देखने को मिलेगा सर। और अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूं यहां पे, सबसे पहले तो हम क्लासिकल साइन, और जो क्लासिकल साइन सिम्टम्स है उसी से असेस कर लेंगे। जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है और लो जो आपकी जो है वो लॉक हो गई, तो हम समझ जाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहला तो क्लासिकल साइन सिम्टम से ही पता लगा लेंगे। क्लासिकल साइन सिम्टम से पता लगा लेंगे सबसे पहले। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन। फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। इसके अलावा ब्लड एग्जामिनेशन भी, ब्लड एग्जामिनेशन से भी पता लग जाता है भाई। किससे लग जाएगा? ब्लड एग्जामिनेशन से भी पता लग जाता है कि आपके टिटनस हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, ये याद रखना। मैनेजमेंट के अंदर कोई सा भी एक ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई तगड़ा मैनेजमेंट नहीं है इसका, मैनेजमेंट भी सेम ही है भाई। मैनेजमेंट के अंतर्गत बस आपको जो दवाइयों के नाम मैं लिखवाऊंगा ना वो याद रखना है। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला मैनेजमेंट होता है, हम जिस जगह हमारे लगी है, जिस जगह मान लीजिए कोई पेनिट्रेट हो गया तो उसको पहले रिमूव करेंगे और वॉश करेंगे, साइट को धोएंगे, ठीक है। तो पहला तो यही आता है, वॉश द साइट एंड रिमूव फॉरेन पार्टिकल, एंड रिमूव, वॉश कर देंगे साइट को, रिमूव कर देंगे एनी फॉरेन पार्टिकल्स या एनी प्रेजेंट फॉरेन पार्टिकल्स बोल लो। ठीक है। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं? दूसरे नंबर पे हम ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में क्या देंगे? याद रखना, ये सवाल पूछा जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इरिथ्रोमाइसिन देते हैं। क्या देते हैं? इरिथ्रोमाइसिन देते हैं। इरिथ्रोमाइसिन को पेनिसिलिन भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? पेनिसिलिन कहते नहीं है। इरिथ्रोमाइसिन अगर नहीं है आपके पास तो पेनिसिलिन दे सकते हैं, समझ गए सारे। इरिथ्रोमाइसिन अगर नहीं है तो पेनिसिलिन दे सकते हैं, पेनिसिलिन है तो इरिथ्रोमाइसिन दे दो, मतलब दोनों में से कोई सी भी दे दो, दोनों ही ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसके अलावा अब इसके अंदर क्या हो रहा है सर? मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो हमें मसल्स रिलैक्सेंट देना पड़ेगा। अरे देंगे कि नहीं देंगे? मसल्स को रिलैक्स करवाने के लिए देंगे सर। कौन कौन सी देते हैं? तो एक आपने नाम सुना होगा बैक्लोफेन, बैक्लोफेन ड्रग आती है। एक आती है आपके क्लोरोक्सोजोन, एक आता है आपके सीरोटोपेप्टाइड, कई सारी चीजें होती है, ठीक है। हाँ, ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट होता है भाई। किसका होता है ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट? तो याद रखिएगा टिटनस का होता है बेटा। किसका होता है? टिटनस का होता है। समझ गए सारे? चलो, अब इसके अंतर्गत एक याद रखना सर, हमारे कितना 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 डोज और कब कब क्या क्या दे सकते हैं। तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में बता रहा हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट है, सवाल यहां से बनता है, याद रखिएगा। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में आपको बताता हूं यहां पे बेटा, याद रखना। सबसे पहले कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम इसको। क्या करते हैं? कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। इस प्रकार से कैटेगरी, ये याद रखना। सबसे पहले मान लो हिस्ट्री है आपके टीटी वैक्सीनेशन, मतलब आपने 5 साल के भीतर भीतर कभी टीटी का टीका लगवाया है, तो वो तो कैटेगरी ए में आ जाता है। ठीक है। हाँ, हिस्ट्री ऑफ टीटी वैक्सीन, विद इन 5 ईयर।
अगर 5 साल के भीतर भीतर आपने टीटी का टीका लगवाया तो। बी नंबर पे आपके आ जाता है हिस्ट्री ऑफ टीटी विद 5 to 10 ईयर। मान लो 5 साल से लेकर के 10 साल के बीच में अगर आपने कभी टीटी का टीका लगवाया है तो वो कैटेगरी इसमें आ जाएगा, बी में आ जाएगा। वो कैटेगरी बी में आ जाएगा। एक आता है हिस्ट्री ऑफ टीटी विथ 10 से 15, मान लो 10 साल से 15 साल पहले आपने टीका लगवाया था, वो कैटेगरी सी में आ जाएगा। और एक मान लो कि 15 साल से भी ऊपर हो गए सर टीटी का टीका लगवाए हुए, वो आ जाएगा आपके डी में। या फिर आपको पता ही नहीं है, या फिर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया, ठीक है। हाँ, तो हिस्ट्री ऑफ टीटी वैक्सीन, हिस्ट्री ऑफ टीटी वैक्सीन मोर देन 15 साल, 15 साल से ज्यादा हो गए भाई टीटी का टीका लगवाए हुए, या फिर आप लोग आपको पता ही नहीं है, अननोन है, भूल गए आप कि आपने कब लगवाया था, या फिर अनवैक्सीनेटेड, मान लीजिए आपने कभी वैक्सीन ही नहीं लगवाया टीटी का, ठीक है। ये 4 कैटेगरी डिवाइड हो सकती है। 5 साल के भीतर भीतर किसी ने लगवा लिया हो, किसी ने 5 साल से 10 साल के बीच में लगवाया उसको बी कैटेगरी, किसी ने 10 से 15 में लगवाया उसको तीसरी कैटेगरी में रखा है, और किसी ने 15 साल से भी ऊपर हो गए उसको चौथी कैटेगरी में रख दिया। ये कैटेगरी याद रखना, मैं बताऊंगा कि मान लीजिए किसी के लग जाती है, क्या हो जाता है, तो हम किस किस प्रकार से, तो मैं एक टेबल बनाऊंगा यहाँ पे, उस टेबल के अंतर्गत बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि कितना कितना डोज आप दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड पूछा जाता है बेटा। ठीक है, लाइन सीधी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग खींच लेना सीधी। चलो यहां पे हम कैटेगरी लिखते हैं, यहां पे तो कैटेगरी लिख देंगे, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर क्लीन वाउंड है, मतलब आपका जो घाव है वो क्लीन है, या नॉन पेनिट्रेटिंग है, पेनिट्रेट नहीं हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं नॉन पेनिट्रेटिंग, और इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, कंटामिनेटेड वाउंड विथ पेनिट्रेट। कंटामिनेटेड वाउंड है, पेनिट्रेट हो चुका है, मतलब घाव अंदर तक जा चुका है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब ये मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रहे, आपको याद रखना है। चलो, इसके अंदर क्लीन वाउंड है, नॉन पेनिट्रेटिंग हो सकता है, कंटामिनेटेड और वाउंड है और पेनिट्रेट हो चुका है। अब कैटेगरी आपके पास 4 रखी है मैंने। कैटेगरी ए, कैटेगरी ए अगर है मतलब 5 साल के भीतर भीतर आपके टीका लगा है और क्लीन वाउंड है और नॉन पेनिट्रेटिंग अंदर नहीं गया है, तो आपको कोई भी वैक्सीन की जरूरत नहीं है, नो नीड। तो आपको किसी प्रकार की वैक्सीन की जरूरत नहीं है। मान लीजिए 5 साल के भीतर भीतर लगा है टीका, लेकिन कंटामिनेटेड वाउंड है भाई, है, हाँ, मतलब गंदा हो गया और खून निकल रहा है और पेनिट्रेट भी हो चुका है, तो सिंगल डोज लगेगा टीटी का। क्या लगेगा? सिंगल डोज ऑफ टीटी। टीटी का सिर्फ और सिर्फ सिंगल डोज देना है आपको, ठीक है। ये याद रखना, एम्स के अंतर्गत सवाल इसी प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, कि पूछ लेगा कंटामिनेटेड वाउंड है और क्या नाम से कैटेगरी बी के अंतर्गत आता है, और या फिर ऐसे बोल देगा कि 15 साल से ऊपर हो गए हैं, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके कैटेगरी बी आती है भाई, क्या आती है? कैटेगरी बी आती है। सर कैटेगरी बी के अंतर्गत क्या करेंगे? कैटेगरी बी के अंदर मतलब 5 साल से 10 साल हो गए हैं, उसको 5 से 10 के बीच में लगवाया था, पहले लगवाया था भाई टीका, तो और उसके क्लीन वाउंडर नॉन पेनिट्रेटिंग है, तो हम सिंगल डोज दे देंगे। क्या कर देंगे? सिंगल डोज दे देंगे टीटी का, ठीक है, ये याद रखना। और अगर कंटामिनेटेड है तो हम इसके अंतर्गत भी सिंगल ही डोज देते हैं टीटी का। इसके अंदर भी क्या करेंगे? सिंगल डोज ऑफ टीटी, इसके अंदर भी सिंगल डोज दे देंगे,
उसके बाद याद रखिएगा आप सभी बच्चे, कैटेगरी सी। कैटेगरी सी के अंतर्गत क्या आता है सर? तो कैटेगरी सी में अगर कैटेगरी सी का मतलब 10 से 15 साल हो गए हैं आपको टीका लगवाए हुए। अरे ये बताया ना मैंने, कैटेगरी सी ये हिस्ट्री ऑफ टीटी वैक्सीन विद 10 से 15 साल। तो 10 से 15 साल हो चुके हैं आपको टीका लगवाए हुए, और अगर मान लीजिए आपके लग गई लेकिन क्लीन वाउंड है, पेनिट्रेट नहीं हुआ है, कोई घाव वाव नहीं हुआ है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही डोज लगेगा टीटी का, सिंगल डोज देना है आपको टीटी का। लेकिन मान लीजिए 10 से 15 साल हो गए हैं आपको टीका लगवाया, कंटामिनेटेड हो गया और बहुत तगड़ा ही घाव हो गया, तो आपको सिंगल डोज ऑफ टीटी का टीका लगेगा, और टिटनस का ग्लोबुलिन टिटनस का इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगेगा 250 इंटरनेशनल यूनिट। याद रखना इंपॉर्टेंट है, सिंगल टीटी एंड टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन लगेगा 250 इंटरनेशनल यूनिट। कितना लगेगा? 250 इंटरनेशनल यूनिट लगेगा रे भाई, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर पूछेगा आप लोगों से तो उस समय उसको जवाब देकर के आना है। अरे कहां जा रहा है रे भाई तू? चलो ठीक है, याद रहे सिंगल डोज ऑफ टीटी लग रहा है, और अगर कंटामिनेटेड पेनिट्रेट है तो सिंगल डोज टीटी के साथ टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन 250 इंटरनेशनल यूनिट देंगे। कितना देंगे? 250। और मान लीजिए कैटेगरी डी के अंदर आ गया कि कभी उसको पता ही नहीं है कि मेरे कब टीका लगा है, और अगर क्लीन बाउंड भी है तो फिर कंप्लीट टीटी वैक्सीनेशन करेंगे। इसके क्या करेंगे? कंप्लीट टीटी वैक्सीनेशन करवाएंगे उस समय, कंप्लीट टीटी का वैक्सीन करवाएंगे उस समय, पूरा टीटी का कोर्स लेगा ये। इसी के साथ कंटामिनेटेड है तो कंप्लीट टीटी वैक्सीन, कंप्लीट टीटी वैक्सीन के साथ इम्यूनोग्लोबुलिन कितना लगेगा? यह सवाल आया हुआ है एम्स के अंदर, तो याद रखना 500 इंटरनेशनल यूनिट। उस समय कितना देंगे? 500। और कैटेगरी सी में कितना दे रहे हैं? 250 इंटरनेशनल यूनिट दे रहे हैं। समझ गए सारे? ये याद रखिएगा। ये आपको हो सकता है थोड़ा सा डापा चूक हो जाए, लेकिन समझना है बार बार। मेरी ये जो वीडियो है उसको रिपीट कर करके देखते रहना, आराम समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए, तो मैंने ये उम्मीद करी है कि एक छोटी सी एक डिजीज है टिटनस, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, हाँ। और इसी के साथ मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, आप सभी बच्चों के लिए एक विश्वास का उपहार आया है, एक खास सौगात आपके नाम। ठीक है, हाँ। आप सभी बच्चों को पता है कि उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस पर, या उत्कर्ष एक परिवार है हमारा, इस पे जिस बच्चों ने विश्वास किया है उन सभी बच्चों के लिए उपहार है भाई। ठीक है, और उपहार क्या है आप सभी बच्चों को मैं बता चुका हूं। जितने भी नर्सिंग के पेड स्टूडेंट हैं वो अपने स्टैंडर्ड बैच अगर आपने लिया है उसको अगर प्राइम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है प्राइम वीडियो पर, प्राइम कोर्सेज पर आप 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, हाँ। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है प्राइम। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे ओल्ड बैच यूजर्स है, मान लीजिए जनवरी 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 तक किसी ने बैच लिया है और वो बच्चा वापस से री बैच लेना चाहता है तो फ्लैट 20% का डिस्काउंट है। न्यू बैच परचेस पे आपको कूपन कोड अपग्रेड करना पड़ेगा उसमें। और अगर आपकी वैलिडिटी खत्म हो रही है किसी भी प्रकार के कोर्स की, अगर आपकी कोर्स की किसी भी प्रकार के कोर्स की वैलिडिटी खत्म हो रही है तो 10% का डिस्काउंट है भाई। ठीक है, हाँ। वैलिडिटी एक्सटेंशन पे ये भी बात याद रखिएगा। और इसी के साथ यूट्यूब के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए स्पर्श का ये पूरा का पूरा प्री वाईक्यूज नर्सिंग एग्जाम फ्री है बच्चों के लिए। बिहार स्टाफ नर्स का 500 एमसीक्यूज का बाइलिंगुअल पैक इसके अंतर्गत है, बाइलिंगुअल शॉर्ट्स है, फ्री नॉन नर्सिंग का बुकलेट, सब कुछ अवेलेबल है ओनली ऑन उत्कर्ष के एप्लीकेशन पे। भाई फटाफट से जाइए, और अभी तक एनरोल नहीं किया एनरोल कीजिए, और अपने इस बार 2025 में सरकारी कर्मचारी बनने के सपने को साकार कीजिए उत्कर्ष नर्सिंग परिवार के साथ। थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।